promoting Pakistan and also for working in this domain, especially to curb the climate change. So he was the person in mind when I was talking to you about this, because Yes. he is also responsible for the fast tracking of the EV policy. Actually, he told us they are planning on launching an incubation center for electric vehicles and a few other initiatives as well. So that was quite good to hear. Yes, because I mean, if you're talking about 5 to 10 years, that's a very long-term thing. And I think the way the climate impacts are being noticed and the way they are progressing, so जितनी भी predictions जो अभी बड़ी reports के अंदर आई हैं, उन्होंने सब ने वो dates को they've brought them forward, कि जो उनका ख्याल था कि इतने साल की मोहलत है, उतने साल की मोहलत नहीं है, उससे कई कम साल की मोहलत है. So I think everything is being fast tracked across the world. So I think इस तरह से अगर आप लोग भी अपनी जो forward planning कर रहे हैं, if you were thinking maybe in the terms of 10 years, then maybe you'll have to bring them forward and achieve what you wanted to achieve much earlier. तो उसके लिए आई थिंक आपने जो उनके साथ एक वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है, उसको स्ट्रेंथन करें, उसको एक कंसिस्टेंट करें, उसके टू एंड फ्रो उसके लिए रखिए, बिकॉज ही इज वन पर्सन हु हैज दैट काइंड ऑफ अ विजन, who will be able to see that there is potential, and then he will be able to help you and connect you with other organizations, or maybe even get you funding or incubate it through. So उनसे तो आप राब्ता डेफिनेटली रखिएगा. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो आपने कहा था कि क्लाइमेट चेंज की, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों से सुनूं कि कितनी अवेयरनेस है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली, जैसे मैंने अभी भी कहा, कि समझा जाता है कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये साइंटिस्ट की डोमेन है या रिसर्चर्स की डोमेन है या मिनिस्ट्री की डोमेन है. सो क्या इंजीनियर्स हमारे अपने सॉल्यूशंस को, या हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं हु आर गोइंग टू बी द फ्यूचर इंजीनियरिंग कोर ऑफ द कंट्री, are they thinking of climate specific solutions in whatever they are studying? क्या आपको पढ़ाया जाता है कि कौन सी चीज़ें जो आप बना रहे हैं उनको आपने क्लाइमेट प्रूफ करना है? इसी जब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स की, जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह के लिए जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो अब उसकी बात इस तरह से शुरू हो गई है कि वो बिल्डिंग मटेरियल कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं. आर दे गोइंग टू बी ग्रीन, are they going to be eco-friendly? क्योंकि अब तक तो इस तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते आए हैं which have actually worsened the environment. आपकी हीट रिटेन करने वाले हैं. हम एक गर्म मुल्क में रहते हैं, and if you are aware 2015 में जो हीट वेव कराची को जिसने हिट किया था, 3 दिन के अंदर almost 5,000 people died. And that has never happened before. इससे ज़्यादा टेम्परेचर में भी रहे हैं पाकिस्तान के और इलाकों में, इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है. It's simply because it's a very big, very congested and very concretized city. और वो concretized होने की वजह से it started retaining heat because of the building materials. So now the conversation has started that the materials need to be eco-friendly. They need to be consistent with the kind of environment we have, with the weather we have, and how it's going to be in future. As far as climate change is concerned. Another thing is when we talk about climate proofing something. So climate proofing means that if you have to proof your, like you say कि weather proof है कोई चीज़, तो climate proof का मतलब ये है कि climate change के impact से वो चीज़ बच सकती हो. आपकी buildings जो हैं वो severe storms को withstand कर सकती हैं कि नहीं. आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो जो आपके मटेरियल इस तरह के हैं कि वो सीवियर हीट और सीवियर कोल्ड को विथस्टैंड कर सकती हैं कि नहीं. सो ये तमाम चीज़ें, मैं अगर अभी सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से बात करूँ तो वो एक वो है. दूसरा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, तो तमाम चीज़ों की जो वेयर एंड टेयर है, उसकी एक चीज़ की लाइफ होती है. अब जैसे अगर मेटल फटीग है, उसमें आपको पता है कि किसी मेटल की कितनी लाइफ है, बट ऑल दोज थिंग्स आर चेंजिंग. और एक मैं आपको इसमें क्विक मिसाल ये दे दूं कि कराची का जो हार्बर है उसमें पोल्यूशन, क्लाइमेट तो एक अलग चीज़ है, वो एक एडिशनल फैक्टर है over and above all the existing factors which we have to face because of our own doing, like our pollution, the pollution we have spread across our country. चले अभी मैं दुनिया की बात नहीं करती. So कराची हार्बर में पोल्यूशन का इतना लेवल हो गया है कि वहाँ पे जो खड़े शिप्स हैं, they are wasting away much earlier than उनकी जो लाइफ थी. और उसमें उनकी इन्वेंट्री, जो उनके पार्ट्स वगैरह की इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंक्लूडिंग आवर नेवल शिप्स. क्योंकि जो आपका ख्याल होता है या जो मुल्क बना के आपको वो शिप्स दे रहे हैं, तो वो तो अपनी एक लाइफ साइकिल के तौर पे दे रहे हैं. लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा करोजन हो रही है बिकॉज ऑफ दी पोल्यूशन इन दी हार्बर
they are, the metal is rusting much earlier, the parts are just falling apart, and they have to actually spend millions and billions of dollars more in acquiring those parts. So इतनी एक छोटी सी चीज है कि पोल्यूशन की वजह से हम लोग अपने कितना नुकसान कर रहे हैं. तो जब पोल्यूशन की वजह से नुकसान कर रहे हैं, if you want to climate proof your things, that means कि आपके हार्बर में जब वो sea level rise से पानी अंदर आएगा, so have we proofed our harbor, have we proofed our vessels, have we proofed our buildings, against sea level rise? तो ये तमाम चीजें हमें देखनी होती हैं. अब सी लेवल राइज का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि मैं उस शहर में रहती हूँ जो कि समंदर के किनारे है. बट आप पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में देखें, आप अगर नॉर्थ से शुरू करें तो दैट इज कॉल्ड द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, because other than the north and south pole, the largest numbers of glaciers in the world are in the area of Himalaya, Karakoram and Hindu Kush mountains. So that is why it is called the third pole. And because they are the largest number of glaciers, so that is the largest repository of fresh water. हम समझते हैं कि बारिश के ज़माने में पानी आता है हमारे दरियाओं में, लेकिन उससे 30% पानी आता है. 70% of the water within our system comes from the glacial melt. समर में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे जो पानी आता है वो हमारे दरियाओं को मुस्तकिल सैराब रखता है. But what is happening is with the rising of the Earth's temperature, नीचे से जब गर्म होना शुरू होती है जमीन, तो वो जाहिर है उसकी सर्फेस के ऊपर जो आइस है वो पिघलना शुरू, पहले वो नीचे से पिघलती है, ऊपर से आइस एक क्रस्ट की तरह, जैसे आप जब बर्फ की ट्रे फ्रिज में रखते हैं तो ऊपर से फॉर्म होती है, लेकिन अभी कच्ची बर्फ जिसको हम कहते हैं ना कि अगर आप उसमें उंगली मारें तो टूट जाती है, नीचे पानी होता है. ये नीचे से गर्माइश की वजह से पिघलना शुरू होती है, ऊपर से आपको लगता है कि बर्फ की तह इंटैक्ट है. बट जब बारिश उसके ऊपर होती है तो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ आइस. दैट इज व्हाई दैट इज आइस एंड दैट इज वाटर, जो आपकी लिक्विड सॉलिड की स्टेट है. When the higher temperature raindrops fall on the ice starts melting from the top as well. और नीचे जो सारी वो पिघल चुकी भी होती है, it has formed a lake, a glacial lake. और suddenly वो एक धमाके के साथ ऊपर की सरफेस क्रैक होती है और उसमें से वो एक बहुत तेज होता रेला जो है वो निकलता है. Those are called GLOF, GLOF, glacial lake outburst flood, which are lethal, which have impacted चित्राल for the past 3 years. आप सुनते होंगे हर साल चित्राल में बहुत तेजी से समर्स में फ्लड्स आते हैं और जो कुछ उनके रास्ते में आता है वो बहा के ले जाते हैं. एंड दोज आर डेवस्टेटिंग बिकॉज माउंटेन की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो नीचे आती हैं, जिससे जो चीज़ उनके रास्ते में आती है, चाहे वो दरख्त हों, चाहे जानवर हों, चाहे इंसान हों, चाहे आबादियाँ हों, वो तबाह हो जाते हैं. गिलगित में भी यही फिनोमिनन होता है. तो उसकी मिटिगेशन के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि एक ग्लोबल पॉट ऑफ मनी है उन ममालिक के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रेट्स हैं, और रिच जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसके अंदर अपनी वो कंट्रीब्यूशन की हुई है, और वो फिर ऐसे ममालिक को देते हैं जिनके पास वसाइल की कमी होती है. सो विद दैट GLOF फंड देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड. वन इज इन गिलगित, वन इज इन चित्राल, ताकि उसमें वो आपके जो बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, रिवर बैंक्स को, लोगों को, उनकी आबादियों को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट किया जाए ताकि वो दरिया के पाथवे में ना हो. मैसिव ट्री प्लांटेशन की जा रही है ताकि सॉइल बाइंडर्स होते हैं दरख्त, ऊपर बहुत ट्री कटिंग हुई थी. तो कहने को देखने को बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन लगती हैं, बट दिस इन एन इंटीग्रेटेड मैनर इज हाउ यू मिटिगेट. उसके अलावा उन्होंने वहाँ अर्ली मॉर्निंग सायरन्स लगाए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए जिस वक्त आ रहा है रेला तो वो रास्ते से हट जाएं, ऊपर जमीन पे चले जाएं. ड्रिल्स कराते हैं वहाँ पे स्टॉक पाइलिंग की है उन्होंने, राशंस की, टेंट्स की, ब्लैंकेट्स की, दवाओं की हायर पॉइंट्स पे. सो ऑल दीज मेजर्स रिक्वायर रिसोर्सेज व्हिच आवर ओन कंट्री डजंट हैव. सो देन वी मेक दीज प्रोजेक्ट्स, वी पिच देम टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी. सो सिमिलरली जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि अगर आप लोग इंक्यूबेट होते हैं कहीं, सो इस तरह से अगर आप पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में उसके कॉन्टेक्स्ट में आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएं और उसके मिटिगेशन के लिए आप सॉल्यूशंस को पिच करेंगे, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट यू कैन गेट असिस्टेंस ऑन अ लार्जर स्केल और अपनी प्रोजेक्ट्स को आप जरा फास्ट ट्रैक कर सकेंगे. तो बड़ी नजर रखिए. Actually, the plan to shift on electric vehicles was because the basic reason to shift on EV was
climate change. Because there are teams in Pakistan that are already working on combustion cars, but there was no team in Pakistan that was working on electric vehicles, and we can see the world is moving towards electric, and there's a reason behind it. There's a big reason, and people in the time when we started at back in 2016, तब तो ये conversation भी start नहीं थी, ना ही climate change के बारे में conversation इतनी भी start हुई थी, ना ही about electric vehicles. So this was the reason. Other than that, we do various campaigns to promote the cause of climate change, plantation drives, and then we have associated with different organizations to raise awareness on the topic. And this session was also one of the campaign to promote the cause. So I can take a pause over here, and if anybody else has a question, you're more than welcome. Anybody can raise their hand, or they can just unmute their mic and ask the question if you want. Then I'll go on after that. You guys can write your questions in the chat section, and I'll read out your questions to her, and then she can answer your questions. So. Sure. There's something that I wanted to ask. Like we know, I think काफी time से conversation start हुई थी. Scientists knew कि climate change जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है. Like since in 1970s, I think the actions of mankind, because of humans, the climate change is happening else. And it's not part of a curriculum कि आप environment friendly बनाए चीजें, या इस perspective से भी करें कि is it causing some damage to the environment? Like this is something really important. We should be asking our questions whenever we are doing something. Are our actions sustainable? Are they eco-friendly? So I just wanted to know, since you are associated with so many government organizations, why the government is not taking action on this? Why it's not being integrated in our education? So you are absolutely right. And, working with different environmental organizations, this has been my gripe as well. That, again, I go back to what I have said. I hope I don't sound like a broken record, that it is because people have thought, that this is somebody else's business. This is the ministry's business, or this is the scientist or the researcher's business. But it isn't. Now, it is very, very apparent that it is everybody's business, and everybody needs to, again, like I said, climate proof. So engineers have to think how their solutions have to be eco-friendly, sustainable. You are using all the right words, but you're absolutely right that it's very recent thing that this conversation has started. Earlier, people never used to talk about it in that manner. Also, when you are talking about curriculum, unfortunately, everybody, all the governments have dragged their feet on it. There has been no specific climate change curriculum across the board. Now, climate is a cross-cutting issue. It's not something that can be taught as part of geography or as part of science. It has to be taught, So I do teachers trainings, and what I try to do is I ask all the school teachers. Example that in one school I had gone and I'd asked all the teachers, and they were listening, and they thought, and actually one teacher asked me, मेरा क्या ताल्लुक है, मैं तो PT की टीचर हूँ, और एक और ने कहा मैं तो इस्लामियात का टीचर हूँ, so why have I been called for this session? Geography teacher, okay, computer science maybe, and a science teacher, why do you have to have us in this session? So then I have to tell them, there are different ways and different stages of advocacy. Even Islamiyat or any other religious teacher. I mean, if you're a Hindu or a Christian or anybody, you have been taught your own religion. Each and every religion actually talks about environment and being kind to animals, not wasting water, not being unkind to other living beings. And plantation is at the core of all teachings. So that is something that you can teach. And now with in the context of climate change, we are giving you an additional reason why it is very, very urgent that you pay attention to these things. Similarly, I had shared with the sports teacher
So there is this very interesting game that there's a lady who's in your city, you're based in Islamabad. Her name is Nigar Nazar. She's a cartoonist. And she is actually Pakistan's first female cartoonist. And she had designed, the Samp Siri game. So she had designed that game for the children. And it's on a big board, but what I shared with the PE teacher was that you can actually draw it in the ground when you take the children out to play. And you can draw those squares and Samp Siri on this. And what she had done was that if you if you plant a tree, so that's you're climbing a Siri. And when you reach over there, if the child is moving down those squares and maybe he kicks a dog or kicks a cat, तो वो सांप के साथ वो नीचे आ जाता है कहीं, so he knows that this is something bad. So it's a good reinforcement and a bad punishment kind of a thing, that अगर आपने वो बुरा काम किया है जिससे environment को नुकसान पहुंचा है, तो आप सीढ़ी के जरिए नीचे आ गए, sorry, सांप के जरिए नीचे आ गए, और अगर अच्छा काम किया तो सीढ़ी के जरिए. So there are these different things, and each and every, even in literature, even in Urdu, even in English or any other regional languages, you can pick up on those topics which talk about the environment, which talk about sustainability, which talk about conservation. So, it's a very conscious choice that has to be made. But I absolutely agree that this has to be part of a conscious part of the curriculum. It has to be embedded. So, very recently, if you've heard the conversation about the single national curriculum, now I have my reservation on that. I don't think in a country as big as Pakistan is and as diverse as 220 million people are, there should be just one single curriculum, because हर एक का mental level एक होता है, और unfortunately जब government की तरफ से कोई mandated single चीज कही जाती है, तो वो lowest common denominator को एड्रेस करता है, तो उनसे जिनकी कैपेसिटी हायर कोई अचीव करने की होती है, फिर वो उनके लिए सही नहीं होता. तो एवरीबडी शुड बी अलाउड टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेसिटीज. बट टू देयर क्रेडिट, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट वी नीड at least in the geography and science curriculum, so I'm part of that review committee. वो रिव्यू करेंगे कि उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को किस तरह से इम्बेड किया जाए. लेकिन फिर वही वाली बात होगी कि वो साइंस और ज्योग्राफी जो पढ़ा है उसको तो मिल जाएगा, आप इंजीनियर्स को नहीं मिलेगा. इवन डॉक्टर्स नीड टू बी कॉग्निजेंट कि कौन सी दवाइयाँ आपकी एनवायरमेंट कंपैटिबल हैं, सस्टेनेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं. और उसके बाद देखिए उसके कितने और मैनिफेस्टेशन हैं. आपकी मेडिकल फील्ड जिसमें डॉक्टरों को कतई कोई क्लाइमेट सेंसिटाइजेशन या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस नहीं बताई जाती. तो आप देखिए कि हॉस्पिटल वेस्ट की जो डिस्पोजल है, व्हाट अ ह्यूज एनवायरमेंटल डिजास्टर दैट इज. तो वो हर, so each and every segment needs to know what they have to do. Social sciences के अंदर, आपके community development के अंदर, हर चीज के अंदर क्लाइमेट की जरूरत है. तो ये चीज जो अभी भी, इसीलिए मैं इस चीज से इख्तलाफ करती हूँ कि इसको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी और साइंस की किताबों के अंदर जो डाला जा रहा है, मेरे ख्याल में वो नाकाफी है. एंड the conversation of climate change needs to happen at all levels, ताकि आप लोग सब अपने ही जो काम कर रहे हैं उसमें आप टॉप ऑफ द हेड आपके जहन में ये रहे कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो कंपैटिबल होगा, क्या वो सस्टेनेबल होगा, आगे क्लाइमेट डिजास्टर्स के साथ वो हमारी चीज जो है वो रिडंडेंट तो नहीं हो जाएगी. सिमिलरली इसी तरह से मुझे सवाल, जब मैं एक बिजनेस यूनिवर्सिटी में मुझे उन्होंने क्लाइमेट की टॉक के लिए बुलाया था, तो वहां जब मैं गई तो वहां भी स्टूडेंट से पूछा कि बिजनेस स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी हैव टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज. देन आई टोल्ड देम कि बिजनेस स्टूडेंट्स, आप की बिजनेस होगी, आपकी किसी की एविएशन की बिजनेस होगी, एविएशन के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट का, आपके शिपिंग के ऊपर जो मैंने अभी एक आपको मिसाल दी, कोरोजन का इफेक्ट हो रहा है. फिर आप में हमारा मुल्क जो है वो प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल कंट्री है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जितनी की जितनी है वो क्लाइमेट की डिपेंडेंट है. हमारे यहाँ खुद देखिए कि आप कुछ क्रॉप फेलियर्स पे जा रहे हैं, हम कहीं हम लो यील्ड पे जा रहे हैं, हमारे पास फूड और एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी नहीं है. So all of these things are a whole. You cannot isolate them and say कि ये agriculture सिर्फ agriculture का मसला है, क्योंकि agricultural produce हम खाते हैं. Each and every one of us are actually a consumer of those products. And if those products are not climate compatible or तो उसमें फिर उनकी prices कहीं चली जाती हैं. उससे क्या होता है, उसमें आप सोशल सेक्टर में देखिए उसका असर आता है कि पॉवर्टी बढ़ती है. पॉवर्टी बढ़ती है तो उसके और इतने ज्यादा ramifications होते हैं. तो it's like a domino effect, and this is why the current conversation
on climate change has to happen in tandem with the SDGs. Sustainable Development Goals को आप अपने सामने रखें, तो आप एक इंजीनियर होते हुए भी अपनी फील्ड को जब आप देखेंगे तो आप लामोहला आपको नजर आएगा कि मेरे साथ में वाला जो SDG है, जब तक मैं उस पर नजर नहीं रखूं ये वाला काम मुकम्मल नहीं होगा। तो अगर ईवी आप बना रहे हैं तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज का भी एक SDG है, लेकिन वो न्यू टेक्नोलॉजीज आपके क्लाइमेट जस्टिस को भी कहते हैं कि इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी विद फेयर वेजेस, ठीक है, वो इन तमाम चीजों को कहते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होना चाहिए। फिर उसके अलावा ये कि आप जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, जो आप मेटल्स इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीजें, उसकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, वो भी आपके जाहिर है हम सिर्फ नजर फॉसिल फ्यूल पे रखते हैं, लेकिन और चीजों के लिए भी तो एक्सट्रैक्शन होती है ना। जिस तरह से एवरीबडी वांट्स टू हैव होल्ड एन आईफोन, लेकिन अब आपको पता है कि आईफोन के लिए जो कोल टार और जो वो जो निकलती हैं जो धात जिससे वो बनते हैं, वो वहाँ पे निजर जो अफ्रीका के एक बहुत पुअर कंट्री है वहां से निकलता है, वो एक्सट्रैक्ट होता है, और वहां पे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चों से वो लेबर माइंस में काम करवाते हैं। So again, it is a whole process of being just, of being fair, of being forward thinking, of being sustainable, in which your industry specific, अगर आप सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करते हैं, उसके कहीं ना कहीं जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं आपकी नेबरिंग आपके SDGs के साथ होंगे। So you'll have to keep in mind each and every one of those SDGs कि पानी कितना आपकी टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, and not just the water that you see, but the virtual water. So how many of you know the concept of virtual water? Can anybody just unmute and say and give me an explanation? आपको कोई जवाब आ रहा है? I know, I can see Munib saying no clue. Generally people, so you're not, and don't feel bad about having no clue, because generally people don't have a clue. वर्चुअल वाटर वो होता है जो एक अनसीन वाटर होता है, जो कि प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। आप एक बर्गर खाते हैं, आपकी नजर में उसमें सिर्फ वो बर्गर का पैटी होता है, वो बन होता है, लेटस उसके अंदर डाल दिया तो डाल दिया, प्याज डाल दी, टमाटर डाल दिया, खीरा डाल दिया, बर्गर बन गया। अब अगर इन चीजों को आप अलग अलग काउंट करें तो बर्गर बन जो है वो वीट से बनता है। वीट के प्रोसेस में उसको उगाने में कितना पानी इस्तेमाल होता है, उसकी कैलकुलेशन। आपका मीट जो है, उस एक पैटी का मीट जो है वो किसी जानवर से आता है, उस जानवर का पूरा लाइफ साइकिल जो है उसके लिए कितना पानी इस्तेमाल होता है। आपने प्याज, खीरा और लेटस इस्तेमाल किया, एक एक पत्ता इस्तेमाल किया, प्याज का एक रिंग इस्तेमाल किया होगा, खीरे का एक कतला इस्तेमाल किया होगा, उनको उगाने में कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। इनकी कैलकुलेशन को कहा जाता है वर्चुअल वाटर, विच इज अनसीन। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन साइकिल का वर्चुअल वाटर का क्या क्वांटिफिकेशन होगी, उसको देखना है। जिस तरह जीन्स है, एक यूनिवर्सल वेयर है ना, सभी लोग उसको पहनते हैं, सबसे ज्यादा हाई एंड जीन्स होती हैं, कौन सी होती हैं? मैम वी हैव नो आइडिया। स्टोन वॉश। आप महंगी जीन लेने जाते हैं, यस डेनिम तो वो मटेरियल है ना जो मनदीप ने अभी जवाब दिया है, डेनिम तो उस कपड़े को कहते हैं, लेकिन वो डेनिम एक आम डेनिम होती है, लेकिन जो स्टोन वॉश डेनिम होती है वो सबसे हाई एंड कहलाती है ना। लेकिन वो स्टोन वॉश में कितना ज्यादा पानी उस प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है, वो उसका वर्चुअल वाटर काउंट है कि कितने गैलन पानी, कितने थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स पानी में आपकी सिर्फ एक जीन्स बनती है। So that is a quantification that you are the youth. आप वो फॉरवर्ड थिंकिंग करके जब आप R&D पे जाते हैं तो आप अपने R&D में फिर उन प्रोसेसेस को कम से कम वसाइल का इस्तेमाल करके किसी चीज को बनाने में खर्च करते हैं। जब आपके जहन ही में नहीं होता ये कि क्या इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है, तो फिर जो है वो आपको आप बेदरेक किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे मुल्क में पानी का बेदरेक इस्तेमाल होता है क्योंकि पानी की हम कीमत नहीं देते ज्यादा। जो एक्चुअल कीमत होनी चाहिए पूरे पानी के प्रोसेस की, अगर आप में से मौका मिले किसी को
आप अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि आपको जो वाटर सप्लाई यहाँ से होता है आपके शहर को, वो उस प्रोसेस पे लेके जाएं, उस प्लांट पे लेके जाएं, कि वो जब आपके डैम से आपके शहर का पानी जो है सिमली और रावल डैम से आता है, राइट, वो कहाँ आता है, कहाँ जमा होता है, कैसे प्यूरिफाई होता है, वो पाइप से आपको पहुंच के टैप तक आने तक उसकी जो एक कॉस्ट आती है, वी पे नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट, और इसीलिए हम बेदरेग उस पे लगाते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज के लिए भी एक वो सस्टेनेबिलिटी के टेस्ट के लिए पायलट किया गया था एबटाबाद से जो बिल्कुल बाहर, उसकी जो एक मज़ाफाती आबादी है, नवा शहर जिसे कहते हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग वाकिफ होंगे इस जगह से, वहाँ पायलट किया था IUCN ने, एक प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने वाटर मीटरिंग की थी, उन्होंने घरों पे वाटर मीटर लगा दिया था। तो जब बिल आना शुरू हुआ लोगों का पानी का, तो लोगों ने पानी बचाना शुरू कर दिया, ठीक है, उनको एहसास हो गया। अब पहले क्या होता है, आपके घर में अगर कोई पानी का नल टपक रहा है, कतरा कतरा टपकता है, तो उसको कितने लोग फिक्स करते हैं यहाँ, We don't bother. 100 रुपए का एक नल लगाना पड़ेगा, एक एक कतरा ही है ना, टपक रहा है। अच्छा, जिनको थोड़ा सा ख्याल भी होगा तो चलो शायद उसके नीचे बाल्टी रख दें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो एक एक कतरा टपकने में रात भर में 2-3 बाल्टी का पानी तो निकल चुका होता है। अब एक ऐसा मुल्क जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ वाटर स्कार्सिटी है और मजीद वाटर स्कार्स होने की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो पर कैपिटा जो पानी की क्वांटिटी है वो कम से कम होती जा रही है। तो जब वहां पे लोगों को उन्होंने पैसा, जब उन्हें पैसा देना पड़ा बिल के लिए, तो जाहिर है वो टपकता हुआ पानी भी तो काउंट हो रहा है ना उस बिलिंग में, तो उन्होंने फौरन अपने नल जो है वो सही कर दिए, उन्होंने जितने लीकिंग पाइप्स थे उन्होंने अपने सही कर दिए, उन्होंने बिला ये, जैसे हम अब बच्चों को सिखाते हैं, आप इश्तहार भी देखते हैं कि जी वो आप ब्रश कर रहे हैं तो नल बंद करते हैं, पहले नहीं करते थे लोग, बेदरेग पानी खुला हुआ होता था, ब्रश करते हुए भी, साबुन लगाते हुए भी लोग नहाते हुए बंद नहीं करते थे। सो पीपल हु आर बिकमिंग अवेयर, देयर आर टू वेज टू मेक पीपल अवेयर एंड बिकम मेक देम कॉन्शियस। एक तो आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ द हार्ट, कि आप उनको एहसास दिलाएं, और जो अच्छे लोग हैं उनको, उनके लिए वो एहसास ही काफी होता है। जो लोग नहीं ये करते, जिनको एहसास नहीं होता, then you hit them where it hurts, and nothing hurts more than when it hits your pocket, trust me. Right. जब लोगों के पॉकेट पे असर आता है तो वो सब सीधे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने वहां पे ये वाटर मीटरिंग का कॉन्सेप्ट प्रूफ करके दिखाया कि अगर हमें कीमत देनी पड़ती, जो एक्चुअल कीमत होनी चाहिए किसी चीज की, नॉट द सब्सिडाइज्ड कीमत, तो फिर हम उसको सस्टेनेबली इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने की चीजों का जो बेदरेग फेंकना, कचरे में फेंकना हमारे यहाँ अब इसीलिए कम होता है कि लोगों को एहसास हो गया कि इतनी महंगाई हो गई है कि जो खाना है हम सिर्फ उतना ही अपने पेट में डालें जितना खाना है, उसके बाद दोबारा ले लें। सो यू नो इट्स अ सोशल चेंज, ये तरबियत का हिस्सा है, ये बचपन से होना चाहिए। वो सारी चीजें हमने, अच्छी जो बातें थी उनको हमने पढ़ाई में दाखिल कर दिया, तरबियत में नहीं दाखिल किया। सो एक तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन करिकुलम के अंदर ये चीजें इम्बेड करना मेरे ख्याल में नाकाफी है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स। Like I said, हमें embed करने की जरूरत है. Exactly, like we have negatively impacted our climate so much already. Now it's time we know we can influence climate change. So I think it's time that we change our lifestyles. Basically, we have to adapt and we have to make this part of our lifestyle. We have to check, we have to question ourselves, keep questioning ourselves. Okay, what are we doing? Is it affecting anyone in any way? Is it affecting anyone, like even our environment or a person in any possible way? So we have some other questions as well. We have a question from Syed Munib, and he's asking, isn't global warming melting the ice caps, increasing the amount of water and hence solving the water crisis? Like, is it a solution or not? No, it's not, because you see what is going to happen is कि जब वो global warming से वो ice melt होगी, तो ice arrive भी तो हो जाएगी ना, फिर उसके बाद फिर fresh water कहाँ से आएगा? सो उस आइस मेल्टिंग की वजह से आपके 2 डेंजर्स हैं। एक तो मैंने जो आपको ग्लोफ का बताया, ग्लोफ की वजह से वो जो हमारे दरियाओं में सैलाब आएगा, उसके बाद वो आइस ऊपर जो एक परमानेंट एक आइस का रिजर्व था, मेल्ट होने के बाद दोबारा वो आइस तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनी थी ना। Yes. वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक तो इंसान प्यासा नहीं रह सकता ना, इंसान खत्म हो जाएगा। और दूसरा उसका डेंजर यही है कि आप सब इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंस का बैकग्राउंड है, आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, वो जमीन के ऊपर ही आएगा ना। तो वो कोस्टल सिटीज आपकी कहाँ जाएंगी, मेरा शहर कहाँ जाएगा, जो आपके मुल्क का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर है। वी हैव
per square density, the highest density, छठा बड़ा शहर है। तो उसमें जब कराची जैसा शहर नहीं होगा, आपका गवादर नहीं बचेगा क्योंकि हवा होगा, आपकी और दूसरी कोस्टल पूरी बेल्ट जो है पानी अंदर आ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? Then what's going to happen to your economy? We don't forget Karachi is the driver of the economy of Pakistan. So it's not all good. जब आपके पास आइस नहीं रहेगी तो आपके पास फ्रेश वाटर नहीं आएगा आपके दरियाओं में, फिर दरिया, बिकॉज द प्रेडिक्शंस आर दैट वंस यू हैव फ्लड्स देन यू विल हैव ड्राई पीरियड्स, क्योंकि ऊपर से पानी का जो जखीरा जिससे आता था, जो आइस मेल्ट कर जाएगी तो फिर उसके बाद तो आना पानी बंद हो जाएगा। तो दैट्स द प्रॉब्लम। Global warming, ice melting is actually disastrous on both. It's not a solution, right? It's a disaster on both counts ना, कि आपका उसके बाद आइस नहीं रहेगी और पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपकी कोस्टल जो एरियाज हैं, and this I'm right now just to keep it contextualized, I'm only talking of Pakistan. This is a global phenomenon. आपकी जितनी भी कोस्टल सिटीज हैं उन सब के साथ यही होगा, तो दुनिया भर में एक तबाही की बात कर रहे हैं। Right. So we have another question. Daniel is asking whether forestry department is smart enough to counter the effects of climate change on Pakistan. Actually, he's concerned that right now they're planting eucalyptus trees. So I think they don't know that they're not very good for the environment, or like especially for Pakistan. So okay, what are they planning? Okay, the issue is, you see, with eucalyptus, yes, it is not a native tree. It has been planted. ये भी एक तोहफा था, अयूब खान ने इसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे कराई थी, तो जाहिर है मालिक के कुल थे उस वक्त मुल्क के जो उन्होंने कहा। The problem is, I know that this is a criticism that has been leveled against the Billion Tree Project. लेकिन टू बी फेयर, अगर आप देखिए कि वो उन्होंने सिर्फ वाटर लॉक्ड इलाकों में लगाया है। It's not planted all across because it sucks a lot of water, and this is why it is not a recommended tree for the arid areas, but it is recommended in the waterlogged areas. So that is where they have been planting it. क्योंकि ये पहला ही क्रिटिसिज्म उनके पास यही आया था कि आपने यूकलिप्टस क्यों लगाया, जबकि इस चीज को तो खत्म करना चाहिए था. But actually they came back that there some of the areas were so waterlogged that this was the quickest solution to dry up that moisture. तो उन्होंने वहां लगाया है. Recommended तो वही native दरख्त होते हैं. So it's not that the department doesn't know. We've got very good forest officers as well. लेकिन कुछ हमारे पास की गलतियां ऐसी हैं कि उनको अब उसको बिल्कुल लौटाना मुश्किल है. अब ये दरख्त आ गया है पाकिस्तान में, अब इसको आए हुए अब तो 50 साल से ऊपर हो चुके हुए हैं, तो एक तरह से वो इस मुल्क में है. इसको और ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं करना चाहिए. ये ऐसे इलाकों में, बिल्कुल एरिड इलाकों में भी लगे देखा है हमने, वहां तो हरगिज नहीं लगना चाहिए. फिर ये शहरी इलाकों में नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसकी रूट्स आर वाटर सीकिंग and they seek water and they break through your sewage pipes and water pipes और उसके अंदर तक चली जाती हैं. Similarly, कोनोकार्पस जो इसके एक बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर नाजिल इन्होंने कर दी है. कोनोकार्पस लगा के simply because it grows very very fast. तो वो जो गवर्नमेंट का होता है कि जी प्रोजेक्ट्स हैं और उसको फौरन नजर आना चाहिए रिजल्ट. तो कई लोग मुझे कहते हैं, अभी भी जो लोग कहते हैं कि जी वो कोई ऐसा दरख्त बताएं जो कि बहुत जल्दी बड़ा हो जाए. तो मैंने कहा आपका बच्चा जब पैदा होता है तो आपका दिल चाहता है उसको खींच के एकदम से बहुत बड़ा कर लें. ये भी एक लिविंग बीइंग है. ये जो लाइफ साइकिल नेचर ने ऐसे एलियन स्पीशीज ना लेकर आए, बिकॉज व्हाट दे डू इज दे टेक अप द न्यूट्रिएंट सॉइल व्हिच आर नीडेड फॉर आवर ट्रीज, फॉर आवर स्पीशीज, एंड नोवेयर इन द वर्ल्ड इज एन एलियन स्पीशीज अलाउड. पाकिस्तान से कोई इंपोर्ट नहीं करता है दरख्त. पूरा पतोकी देखिए उधर एग्जॉटिक स्पीशीज मलेशिया से पता नहीं कहाँ से लगाई जाती हैं, पाम लगते हैं. तो हमारे यहाँ कुछ शौक है बाहर की चीजों का, तो दुनिया में डिस्करेज किया जाता है, बल्कि आप पे पेनलाइज होते हैं अगर पता चल जाए आपके कस्टम वालों को दूसरे ममालिक के कि आप कोई बीज लेकर आए हैं. इतने स्ट्रिक्ट होते हैं. सो हम लोग बहुत ही ज्यादा लूज किस्म के रिजीम है. Despite making में काफी जरूरत है इन चीजों की. So actually there's another question. Hamza is asking if there are any government institutions that are working on sustainable development policies, and if so, where are they based? So they're based in Islamabad. गवर्नमेंट में बाकायदा UNDP के, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अंडर UNDP मैंडेट
क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में भी इसका सेल है, आपके इस तरह के इदारे हैं, उसके आपके मॉनिटरिंग सेल है कि कितना गोल्स हम कौन कौन सी उसकी, बिकॉज ईच गोल हैज वेरी सेवरल सबसेट्स ना, जिसको आप मीट करते हैं तो फिर कहा जाता है कि आप इस गोल की तरफ आगे लेके आके जा रहे हैं. So yes, model also being done now. Well, don't forget, we also had the MDGs, Millennium Development Goals, and we didn't meet a single one of them. Pakistan failed on each and every count. So we need to make sure कि हम तमाम वो sustainability goals जो हैं जिनके लिए हमने खुद sign on किया है, nobody put a gun to our head कि हम sign on करें. International forums में जाके हम हाथ उठाने वालों में सबसे पहले होते हैं कि हाँ जी हम ये भी sign कर लेंगे, वो कर लेंगे, and then we fail, which makes us look bad. But it is imperative for our own development, for our own sustainability, that we make these goals. I mean, we meet these goals. तो UNDP और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज दोनों की अगर आप वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको इसके मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस स्टेज पे हम किस गोल में किस स्टेज पे पहुंचे हैं. While we're talking about the developing countries, I think if we look at the fact के 1970s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, दैट वाज मोस्टली वेस्ट, द डेवलप्ड कंट्रीज व्हिच आर नाउ कंसिडर्ड द डेवलप्ड कंट्रीज. सो दे अफेक्टेड द क्लाइमेट एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब हम लोग फेस कर रहे हैं. मोस्टली द डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज एट दिस टाइम. And the developed countries have solutions, they have really good solutions to all the problems they have created for other countries and for themselves as well. So don't you think that they should also support the developing countries in this situation? Like they have better solutions with them, so like they can share those kind of, especially business solutions. Like whatever sort of business we're doing, we should keep a check whether it's environmentally friendly or not, our practices and everything. So they should support the developing countries in this aspect as well. Absolutely. देखिए उसमें ये जो मैंने आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की है, वो वही ममालिक हैं आप जिनको शेम किया गया इनटू क्रिएटिंग दैट फंड एंड इनटू कंट्रीब्यूटिंग टू दैट फंड. जो इंटरनेशनल हैं, जो कॉप होती है, उसमें ये तमाम चीजें जो हमारी जैसे ममालिक हैं वो अपने प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हैं. दे एक्चुअली फोर्स दोस कंट्रीज टू टेक सम मेजर्स. और वो जो हमारे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है वो भी उन्हीं कंट्रीज की तरफ से बनाया गया है कि ये वाली कंट्री जो है, फिर आपकी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की सारी रैंकिंग है वो भी वो एक्नॉलेज करते हैं. अमेरिका जैसा मुल्क जो सबसे बड़ा पोल्यूटर और सबसे बड़ा इमिटर है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज एक्सैसरबेट हुआ है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है एंड अदर डेवलपिंग नेशंस, ब्राजील है. सो अमेरिका तो आपको पता है कि अब से चंद हफ्ते पहले तक उसका क्या रवैया था. उनके इलेक्शन से पहले तक 4 साल तक they walked out of the Paris Climate Agreement which had mandated, जिसमें कंट्रीज ने वॉलंटरी अपने इमिशंस कंट्रोल किए, टारगेट सेट किए थे, एंड इट जस्ट वॉकड आउट. तो अमेरिका के वॉकआउट करने का मतलब ये था कि दूसरे ममालिक मिलजुल के कुछ भी कर लें, हम कभी भी वो टारगेट्स मीट नहीं कर सकते थे क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा पोल्यूटर तो वही था. अब थैंकफुली उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, दे कम बैक इनटू द क्लाइमेट एग्रीमेंट. सो होपफुली यू नो नाउ दो सॉल्यूशन. But you see, it isn't just the business solutions; it is also technological solutions. जो global level के ऊपर ये जो negotiations होती हैं, उसमें सिर्फ पैसे की डिमांड नहीं है हमारे जैसे ममालिक की तरफ से, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी डिमांड है. To fast track any of the solutions that we need to implement in our own countries, we only just don't need the money; we need the technology as well. सिर्फ पैसे से नहीं होगा, क्योंकि पैसे से आप फिर वो फ्रॉम स्क्रैच शुरू करेंगे, जबकि वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और दूसरी जगहों पे वो अप्लाई भी हो रही है. सो वी नीड दैट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी ओवर हियर. सो आप देखेंगे कि चाइनीज टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी आ रही है. जर्मनी काफी ज्यादा ओपन है इन चीजों के बारे में. जापान की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है ममालिक को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देने में. So countries are now coming together to realize that this is a global problem. और ये नहीं हो सकता कि हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो बिल्कुल डूब जाएं, गर्क हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी बेयर करना पड़ता है बर्डन. हमारे यहाँ अगर सैलाब आता है या क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई और डिजास्टर आता है तो हमारे अपने वसाइल नहीं है इस किस्म के कि हम उसको रेजिलियंट अपने आप को शो करेंगे. तो हमें बाहर से फिर इमदाद आती है ना, तो वो उनके टैक्स पेयर के पैसे हैं. तो वो भी यही चाहेंगे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर आ रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जाए. So उसमें उनका भी स्टेक है. But yes, these things need to be better managed. They need to be fast tracked. I think अब जो पिछले साल तो कोविड की वजह से नहीं हो सकी थी,
इस साल आप देखिएगा कि इसमें जरा वो डिमांड और ज्यादा स्ट्राइडेंट किस्म की होंगी। Exactly. To avoid the 2-degree scenario, we all have to act now, and all the countries who have 2 डिग्री तो खैर बहुत ही दूर है, 1.5 का टारगेट। exactly. Because we haven't really started acting on what we decided on. So my next question is, COVID affected everything. So what was the effect of COVID on climate change? Like we could see that winter stayed a little longer, especially on the Islamabad side. We are Karachi based, but like in Islamabad, we could see the change in the temperature and stuff. And even on like काफी और भी चीजों पे हमें effect नजर आया COVID का. So can you like shed some light on the effects of COVID on climate change? कोविड का क्लाइमेट चेंज पे या क्लाइमेट चेंज का कोविड पे, आई थिंक ये बहुत अभी तक इसके ऊपर डिबेट जारी है कि क्या क्या इफेक्ट्स आए हैं। देखिए, एक तो इफेक्ट यही है कि इट हैज एक्चुअली हिट ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। इसने इकोनॉमिक डाउनटर्न इतना ज्यादा हुआ है कि जो अभी आप और मैं बात कर रहे हैं सोल्यूशंस की, वो सारी सोल्यूशंस के लिए जो वसाइल आने थे वो कोविड की तरफ डाइवर्ट हुए। फिर जो हमारी नेगोशिएशंस होनी थी, जो आपके जहाँ पे कुछ फैसले होने थे, वो फोरम इनएक्टिव रहा। आपकी जो एक पर्सन टू पर्सन जिस तरह की मीटिंग्स होती हैं जिसमें नेगोशिएट कर पाते हैं, वो आप ऑनलाइन चले गए। ऑनलाइन की एफिकेसी उतनी है या नहीं, ये भी अभी तक 1 साल के अंदर उस तरह से आप देख रहे हैं कि नहीं है। So everything is in a state of flux. I think अभी भी because we are still in the midst of COVID, so उसकी वो एक रैपिड असेसमेंट तो हो सकती है कि इसने हर चीज के ऊपर असर दिखाया है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपने वेदर और क्लाइमेट और टेम्परेचर चीजों का आप कह रही हैं कि चेंज हुआ है, जो हम अपने मुल्क में भी देख रहे हैं। लॉन्गर विंटर है, सिवियर विंटर है। कराची में आप देखिए इस दफा टेम्परेचर इस्लामाबाद और लाहौर जैसा रहा है। So I mean, no longer कि कराची is a very mild weather city. हमने उतना ही सिवियर विंटर यहाँ पे भी फेस किया है। So all these things have an effect. आपकी डेंगी रिसर्च करके आया, not just कोविड, साथ में डेंगी भी शुरू हुआ। फ्लू का सीजन भी वही है जो इनका है। तो there are several things that combine, हर चीज की सिवेरिटी बढ़ गई। फिर आप उस तरीके से इन चीजों से कॉम्बैट इसलिए नहीं कर सके क्योंकि कोविड की वजह से आपकी वो रिस्पॉन्स जो है वो डाइवर्ट हुई है। सो एवरीथिंग हैज एक्चुअली बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। और इसके एक्चुअल क्वांटिफिकेशन इसकी कि कितने बिलियंस का इसके ऊपर असर हुआ है इस फिनोमिनन का, कि और क्लाइमेट चेंज से कितने फंड्स डाइवर्ट इस तरफ हुए हैं या अटेंशन डाइवर्ट कितनी इस तरफ हुई है। या देखिए ना, आप बात कर रही हैं अवेयरनेस की, आप बात कर रही हैं करिकुलम की, ना कॉलेजेस रहे, ना यूनिवर्सिटीज उस तरह से फंक्शन की, ना स्कूल्स खुले रहे थे, तो कॉन्वर्सेशन ही रुक गई ना उन तमाम मौजूआत। सो एवरीथिंग हैज बीन अफेक्टेड, एवरीथिंग। Exactly. As you were talking about Karachi, के winter stayed a little longer this time और temperature काफी similar था as compared to Islamabad and Lahore. And we can see कि fog का भी इस दफा काफी कराची में था, and people were posting pictures about it, but nobody was thinking that this is an alarming situation. Like why Karachi is facing this problem? Like Lahore was already facing the fog problem, and it is like really a problem that we really need to handle. These are the kind of problems that need our urgent attention, but we are right now we are like least bothered about these things, and which is very concerning. लीस्ट बॉर्डर ये जरा ज्यादा एक्सट्रीम रिमार्क हो जाएगा क्योंकि उसके लिए किया तो जा रहा है। अब वो प्रॉब्लम इतनी सीवियर है कि उसका फौरी तौर पे आपको असर नजर नहीं आता पॉजिटिव। आपकी जो ईवी व्हीकल्स की पॉलिसी है वो भी एक्चुअली एक तरह से उसकी मिटिगेशन के लिए है, क्योंकि आपके ट्रांसपोर्ट फ्यूम्स जो हैं, दोज आर दी मेजर कल्प्रिट। जो फॉग की एनालिसिस हुई तो अब से 5 साल पहले तक एक इम्प्रेशन ये था कि ये क्रॉप बर्निंग की वजह से होती है। जो रेजिड्यू बर्न होता है इंडिया की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ भी। पहले तो सारा ब्लेम इंडिया पे डाल के हम लोग बहुत अपने हाथ झाड़ के बैठ गए थे कि हमारा कसूर नहीं है, वहां से हवा यहाँ आती है। अब आजकल की टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको पता है कोई चीज छुप तो सकती नहीं है। सैटेलाइट पिक्चर्स ने शो कर दिया कि हमारे यहाँ पहले बर्निंग शुरू होती है, इंडिया में बाद में शुरू होती है। और ऑल अलॉन्ग भी आपकी जो बेल्ट है पंजाब की प्लेन्स की, वहां पे दोनों तरफ बर्निंग हो रही होती है, तो उसके फ्यूम्स होते हैं। लेकिन जब वो असेस किया गया तो उसके फ्यूम्स प्लस द ब्रिक किल्स जो आपके पूरे पंजाब में हैं, आपकी जो ईंटों के भट्टे हैं उसके फ्यूम्स, आपकी इंडस्ट्रियल बेल्ट, एंड ऑल्सो ये आप देखिए कि आप अगर सैटेलाइट पिक्चर्स देखें तो दीज आर अलोंग द हाईवेज।
Why? Because that is where most of your transport runs, and mostly the bigger transport is diesel. So diesel की fuel emissions जो हैं वो जाके exacerbate करके तो आपका आपका जो ये सर्दियों में क्यों होती है, गर्मियों में भी यही सब कुछ होता है ना. सर्दियों में इसलिए होती है कि डे लाइट आवर्स कम होते हैं, तो गर्मियों में यही तमाम फैक्टर होने के बावजूद क्योंकि दिन बड़े होते हैं तो वो सूरज की रोशनी से ये चीजें डिसिपेट कर जाती हैं. आपके यहाँ डे लाइट आवर्स कम होते हैं, शाम होने तक आपके अंधेरा हो जाता है, तो वो आपकी वहीं पे सस्पेंडेड रहती हैं तमाम पार्टिकल्स. वाटर वेपर देखिए, हम वैसे तो कहते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा बड़े डैम्स की जरूरत है, ये वो. लार्ज वाटर बॉडीज आर ऑल्सो अफेक्टिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उससे वाटर वेपर जो है दैट प्लेज अ बिग फैक्टर. हमारे यहाँ बहुत सी वेटलैंड्स हैं, वी हैव वेरी लार्ज रिवर्स, we have world's largest contiguous irrigation network, plus we have two of the world's largest dams, and other dams are also pretty big. तो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ लार्ज वाटर बॉडीज हों, उसके ऊपर से जो वाटर वेपर होता है दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर इमिशन. दैट इज वो भी इमिशन है. इट्स नॉट द CO2 emissions which are the culprit. इसमें आपकी मीथेन इमिशंस होती हैं. हम लाइफ स्टॉक की 6th लार्जेस्ट कंट्री हैं. आपको पता है गाय के एक प्रकार में जितनी मीथेन होती है वो बाकी कई गाड़ियों की जो CO2 emission है उससे कहीं ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होता है एज योर ग्रीन हाउस गैस. सो बहुत से फैक्टर्स हैं हमारे, बहुत से कल्प्रिट्स हैं. हम सारे का सारा इल्जाम दूसरे के ऊपर डाल के नहीं रख सकते. हमें अपने घर को भी देखना है और हमें अपनी चीजों को भी जरा सुधारना है. आई थिंक इसमें मुनीब का ज्यादा बड़ी अहमियत है. बट अगेन दिस इज नॉट अ सिल्वर बुलेट. दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज. देयर आर सेवरल अदर थिंग्स लाइक वी हैव मेंशन्ड. हमें इमिशंस को भी कंट्रोल करना है, हमने पोल्यूशन को भी कम करना है. So all those things together will be able to do something, and we have to negotiate. We have to present our case better on the World Forum to be able to get the help that we need to fast track our technology transfer, and other environmental sustainability solutions. Right. So I wanted to. Can you suggest some organizations like they're listening to you right now, so they can volunteer for them, organizations working in Pakistan that are working for the conservation of biodiversity or for saving water or all these type of causes that can eventually help to save the cause? So, I mean, there are several organizations. I would be very unfair if I name only a few or not the rest. Obviously, if you want to look it up, आप सब पढ़े लिखे savvy हैं, वो Google चाचा है, वो सब कुछ बता देता है, तो Google कर लें. लेकिन इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी मर्जी की नहीं मिलती तो असल जो एक रोल सोसाइटी के एक एक्टिव सिटीजन का है वो यू कैन मेक एन ऑर्गेनाइजेशन. You can make an organization of students, you can make an organization of your neighborhood, you can make an organization of scientists, of technologists, whatever. उस तरह की organizations बना के भी काम कर सकते हैं and then interact with the others. क्योंकि इसमें देखिए जो sustainable development goals का last goal है उसमें networking है. You have to network. आप कोई एक fraternity complete solution नहीं दे सकती है climate change के problems की. बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे यहाँ WWF जैसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है. उनका स्कूल एजुकेशन का भी प्रोग्राम होता है, उनके पास इंटर्नशिप्स भी होती हैं. आप लोग उनके साथ जाइए, आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे भी काम कर सकते हैं. IUCN का भी फुटप्रिंट अक्रॉस द कंट्री है, मुख्तलिफ इलाकों में है. आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ काम कर सकते हैं. हिसार फाउंडेशन वाटर कंजर्वेशन पे काम करती है. तो ये तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मैंने जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम ले रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, शहर की ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, गांव के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन हैं. एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इनपुट की जरूरत है, आपके टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इनपुट की जरूरत है. तो मे बी यंग इंजीनियर्स काउंसिल आपको अगर बनाना चाहें वो बना सकते हैं. आर्टिस्ट के ग्रुप्स हैं जो कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपनी तस्वीरों के फोटोग्राफी के जरिए लोगों में अवेयरनेस लेके आते हैं. देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस. उसके अलावा एक्टिविज्म भी एक चीज है. सो आई डोंट नो how many of you see yourself in the role of an activist. At my age, I see myself as an activist. I will go to protest, I will go to rallies. अवेयरनेस के लिए रैलीज होती हैं, उससे आपकी हुकूमत
उसको भी थोड़ा सा झंझोड़ा जाता है कि जी वी नीड सॉल्यूशंस, वी नीड अर्जेंसी इन योर, वी नीड टू सी यू पुटिंग इन प्लेस पॉलिसीज, वी नीड टू सी यू लेजिस्लेटिंग ऑन दोस पॉलिसीज टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। तो क्लाइमेट एक्शन एक पाकिस्तान भर की एक वो मूवमेंट है, उसमें फिर क्लाइमेट मार्च भी है, पिछले 2 साल से क्लाइमेट मार्च हो रहा है, विच हैज बीन initiated by Greta Thunberg. I hope each and every one of you follow her और उसको देखें कि how the power of one is so powerful. ये अकेली बच्ची थी जो कि पार्लियामेंट के अपने स्कूल से निकल के जाके बैग समेत पार्लियामेंट के बाहर बैठ गई थी जाके अपने मुल्क की, और वो उस मुल्क की बच्ची है जिसमें कोई इस तरह की थ्रेट नहीं है। इट इज वन ऑफ द वेरी एडवांस, वेरी सस्टेनेबल काइंड ऑफ अ कंट्री। क्लाइमेट थ्रेट वाली कंट्रीज के किसी रैंकिंग में भी नहीं वो आता। Yet she sees it as a global threat and she sees it as a personal responsibility to raise a voice. और अब उसकी आवाज में आवाज मिला के पूरी दुनिया आवाज उठा रही है। हमारे अपने यहाँ, प्लीज लुक अप अ यंग गर्ल नोन एज ईमान दानिश। शी इज अ यंग, आई थिंक 8 or 10 year old, 10 year old बच्ची है, और वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर टॉक्स देती है, वो अपने व्लॉग्स बना रही है, वो उसने अपनी एक डॉल इंट्रोड्यूस की है जो कि इको फ्रेंडली मटेरियल से वो बनाती है। सो यू नो देयर इज अ रोल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू बी एबल टू डू समथिंग। इसके अलावा फोरम्स हैं, एक होता है कॉप इन माई सिटी। MUN में आप में से लोग हिस्सा लेते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में? आपके स्कूल्स या आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर मॉडल यूनाइटेड नेशंस होती है? हमारी यूनिवर्सिटी में MUN हुआ था, I think 3 to 4 years ago. So actually I wasn't part of the university at that time. I'm in second year right now. Okay, but होती है ना आप लोग क्या, आप लोग दूसरे स्कूलों से अगर आए हैं मुख्तलिफ लोग, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग, तो MUN ही के फॉर्मेट के ऊपर कॉप इन माई सिटी होती है। जिस तरह मॉडल यूनाइटेड नेशंस UN की असेंबली और उनकी नेगोशिएशंस को उसकी नकल करती है, इसी तरह से कॉप इन माई सिटी जो है वो कॉप की नेगोशिएशंस को करती है। वहां पे भी आप डेलीगेट के तौर पे अपने ममालिक, जो आप जिस मुल्क का भी रोल आप अदा करें उसके मुतालिक सब कुछ पढ़ते हैं, उस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो भी इश्यूज होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। तो कीप अ लुक आउट फॉर कॉप इन माई सिटी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको आसमा पोस्ट कर दूंगी, देयर इज अ ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज हैपनिंग। आई वुड लव टू सी पाकिस्तानी टीम्स इन दैट। Okay. It would be great if you enter into that. आप अपने solutions उसके अंदर enter करें। There's a global very handsome prize. आप aspire करें, आप उसके लिए challenge के लिए pitch करें। मतलब बहुत ऑनर की बात होगी अगर पाकिस्तान की तरफ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ जीते। वहां पे जीते नहीं भी तो एक पार्टिसिपेशन ऑन अ ग्लोबल फोरम इज ऑल्सो समथिंग गुड। It exposes you to other people. It builds connection with other students as well as other seniors, researchers, etc., who can, do some hand holding and point you into a direction from where you can get more resources and so वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी वो तमाम चीजें। आप वो रजिस्ट्रेशन अपनी सोसाइटी में भी फ्लोट कीजिए। एंड आई वुड आपके अपने अगर आपके डायरेक्टर या उन तक आप मुझे उनका कोई नंबर दे दें। वैसे तो मैं HEC को भी करूंगी, लेकिन वो स्लो मूविंग जरा प्रोसेस होता है कि वो अथॉरिटीज के थ्रू चीजें जाएं, तो बेहतर है कि आप स्टूडेंट्स खुद से इनिशिएटिव लेके और अपने यूनिवर्सिटी की बाइन लेके आप एंटर कर लीजिए उसको। और आपके यहाँ अगर और भी सोसाइटीज हैं, आई नो और भी हैं, क्योंकि आप ही की नस्ल की एक और सोसाइटी को मैंने भी कुछ दिन पहले एक टॉक की थी, तो आप लोग एंटर जरूर कीजिए। आपके पास तो एक सॉलिड एक तरह इंजीनियरिंग सोल्यूशन भी मौजूद है, यू कैन टेक दैट एज वेल। Okay, that's जिसको आप लोग कर सकते हैं इसको। और भी जो कुछ मुझे मिलेगा, since now I'm connected to you, I'll keep sending it your way. okay. Sounds great. So we have a really interesting question from Dana Atif, and he's asking that we can see that the oil and gas industry, especially the automobile industry in Pakistan, shows resistance to the progress of research and development of green energy sources, especially electric vehicles, introduction of electric vehicles in Pakistan. So he's asking what part does the average Joe plays in it. He's asking what we can we can do. We can play how we can play our part in this, like the government can play their part to decrease this resistance from our oil and gas industry. देखिए, ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इसके अंदर शामिल है, जो कि अब स्लोली इस तरफ आ रही है, क्योंकि उनको जाहिर है वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं
ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, नो, ये इसको कहते हैं ना कि आखिरी वो दफा जो फ्लिकर करता है चिराग बनने से पहले। सो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का वो रोल है। अब ग्लोबली जो अगर आपने जीरो कार्बन की तरफ 2050 का टारगेट रखा है, तो अल्टीमेटली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इज ऑन द वे आउट। वो रेजिस्ट तो करेंगे क्योंकि सारी उनका लाइफ अर्निंग्स जो हैं वो उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, लेकिन आपने ये देखा है कि जिसने भी रेजिस्ट किया है चेंज को, अल्टीमेटली दे बिकम रिटर्डेंट. So unless and until they are able to turn themselves around towards the renewables and invest into the newer technologies, जो कि हो रहा है, ये हमें यहाँ अभी इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन यही जो इंडस्ट्री है जिसने क्लाइमेट चेंज की डिबेट को बाकायदा छुपाया जानते बूझते, अब इस तरह की रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में ये लोग जानते थे और बहुत डेकेड्स पहले से जानते थे, उसके बावजूद वो उसी ट्रैजेक्टरी पे जाते रहे, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन पे. So now they cannot, continue on that path beyond 2050. They will have to roll back. They will have to either diversify into the renewables or they will have to go out of business. There is no two way about it. ठीक है, तो हमें अभी नजर नहीं आ रहा गवर्नमेंट की. देखिए, अगर इतनी रेजिस्टेंस अभी तक इनकी इतनी पावरफुल होती तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी ना आती. तो इट शोज के देयर इज अ डेंट. तो आप उसमें जो एवरेज जो वाली बात हो रही है ना, देखिए एवरेज जो के तो मैंने जो 2-3 बातें बताई, ईवी पॉलिसी तक हम कब कैसे पहुंचे. क्लाइमेट चेंज की कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, उसके आवाज बढ़ी, बुलंद हुई, एक्टिविज्म हुआ, आपका शोर ज्यादा बढ़ा, उसमें अर्जेंसी का एहसास दिलाया गया, प्रोटेस्ट भी हुए, उसके अलावा रिसर्च भी आई. सो हर चीज मिल मिला के उस तरह से वो कलेक्टिवली एक उस पॉइंट पे पहुंची कि गवर्नमेंट रियलाइज वी हैव टू हैव दिस पॉलिसी, वी हैव टू मेक द शिफ्ट. और फिर उसमें ये शिफ्ट बतदरीज आया है. आप देखिए कि जो इससे पहले गाड़ियों की जो क्या कहते हैं इसको, फिटनेस की जो पॉलिसीज हैं, जो आपके रूल्स हैं, उसमें एक सर्टेन एज की गाड़ी को आप इजाजत नहीं देते सड़क पे आने की. ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है ना, कि एक सर्टेन एज की, उसके बाद ये होता है कि जी आपके आगे जी यूरो 2 इंजन कंप्लायंट होना चाहिए, अब यूरो 4 तक चले गए हैं. तो आहिस्ता 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 पुरानी टेक्नोलॉजी को वीड आउट करते हैं. यू ऑब्वियसली हैव टू गिव अ ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि उसमें लोगों को अपनी लाइवलीहुड लोगों का वाबस्ता होता है. बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. अपने मुल्क में देखिए, अगर आप बिल्कुल लोअर एंड के ट्रांसपोर्ट को देखें तो 2 स्ट्रोक रिक्शा था, अब नहीं है, उसको फेज आउट किया, 4 स्ट्रोक आ गया, गैस जनरेटेड आ गए, गैस से चलने वाली गाड़ियां आ गई. सो आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आ रहा है. तो इसी तरीके से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है वो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ अब जा रही है. देयर आर मेनी कंपनीज हु आर ऑलरेडी ऑयल एंड गैस companies who are investing into solar energy as well. तो अल्टीमेटली जब उनका वो बैलेंस शीट बढ़ेगी, इसको डिक्रीज करते जाएंगे, फेज आउट करते जाएंगे. जो पुरानी इनके जो पावर प्लांट्स हैं, हमारे यहाँ भी जो पुराने आपके फर्नेस ऑयल वाले पावर प्लांट्स हैं, कई तो वो रिडंडेंट हो गए हैं ना. उसकी जगह आपके हाइब्रिड भी आ गए हैं, आपके इसमें गैस के आ गए थे जब हमने अपने मुल्क की गैस सारी फूंक दी, LNG पे अब आ रहे हैं. So it's a continuous change. So redundancy तो आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता. They cannot resist it forever. Mute. Yes, you're right. But still, we need oil and gas. Like our power sector, the power generation in Pakistan is mostly dependent on oil and gas. So, but like we can use some other alternatives for powering our vehicles and stuff like that. We can definitely come up with better solutions and efficient solutions for this. So, is there something that you want to ask us, or you want to say something to the team and the other students as well? So what I would actually like to say that make yourself aware, क्योंकि जैसे आपने खुद very rightly point out किया कि आपके करिकुलम का हिस्सा नहीं है. So I'm very happy कि करिकुलम का हिस्सा ना होने के बावजूद आपने ये टॉपिक चूज किया आज के लिए, and I'm honored कि आपने मुझे इसमें मौका दिया बोलने का.
लेकिन उसमें वही वाली बात है कि चूंकि करिकुलम का हिस्सा नहीं है तो ये सिर्फ एक टॉक या 2 टॉक हो जाएंगी, लेकिन आपको इसमें आपको अपना इंटरेस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको खुद से जितनी मालूमात की कमी नहीं है। बाय द वे, देयर इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन द प्रॉब्लम्स, ऑन द सॉल्यूशंस। सो व्हाटएवर यू वांट टू नो, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप अपने आप को कितना ज्यादा उसके बारे में अवेयर कर सकेंगे। So there's enough of information that is there at your fingertips. You will be able to access. तो वो जरूर एक्सेस करें। एक तो जनरल अवेयरनेस अपने लिए हासिल करें, दूसरा अपनी जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड है उसकी क्लाइमेट कंपैटिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको जरूर हासिल करें। आपको बहुत मिलेगा। आई मीन यू जस्ट हैव टू, इवन अ प्लेन गूगल सर्च विल थ्रो अप सो मच इंफॉर्मेशन फॉर यू बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड एंड देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच आर फार अहेड ऑफ अस, तो उनकी तरफ देखिए। अच्छा, एक और मैं चीज जरूर कहूंगी कि हम जब अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो एप्पल्स टू एप्पल्स हम कंपैरिजन करके देखें। आप पाकिस्तान से मिलते जुलते ममालिक की सोल्यूशन की तरफ देखें, हम वेस्ट की तरफ बहुत जल्दी देख लेते हैं। आप देखिए बांग्लादेश को देखिए, आप इंडिया को देखिए, ईरान की तरफ देखें, आप थोड़ा सा सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ देखें, चाइना को देखें। दीज आर द रीजनल कंट्रीज विच हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स टू पाकिस्तान। तो इसीलिए सॉल्यूशंस में सिमिलैरिटी भी आपको यहाँ मिलेगी। जो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे उसमें भी आपको सॉल्यूशन आपको इंडिया में मिल जाएगा, आपको इमिशंस रिडक्शन में मिल जाएगी, आपको चाइना में मिल जाएगा सॉल्यूशन। एसडीजी गोल्स को मीट कैसे करते हैं, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करते हैं, वो आपको सॉल्यूशंस वहां मिल जाएंगे। सो लुक एट एप्पल्स टू एप्पल्स। वेस्ट तो फिर जहाँ है उन्होंने ही ये मुसीबत डाली हुई है ना सारी दुनिया में, वो तो तरक्की करके बाकी दुनिया को मुश्किल में डाल गए। बट यस, दे हैव सॉल्यूशंस, दे लुक फॉर सॉल्यूशन। लेकिन हम कभी कभी ओवरवेल्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन स्मॉल स्केल सॉल्यूशंस आर आल्सो वर्केबल। एंड एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का, TERI, ठीक है, ये टेरी, दी research and energy, TERI, Energy and Research Institute, ठीक है, दी एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, TERI। आप उसको देखिए, उसके सॉल्यूशंस को देखें। दीज आर वेरी स्मॉल ग्राउंडेड सॉल्यूशन, लेकिन दे आर ऑल रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन, समथिंग दैट यू पीपल कैन पिक अप। उनकी एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस है, लेकिन एनर्जी ही से रिलेटेड आपकी सोल्यूशन भी है। ईवी इज सपोज टू बी एन एनर्जी सोल्यूशन बेसिकली, नॉट जस्ट अ मोबिलिटी सोल्यूशन। सो आप उसको भी देखिए कि वो वहां पे किस तरह से काम हो रहा है। इस तरह की चीजें टर्की के अंदर काम हो रहा है, अफ्रीका की कंट्रीज में काम हो रहा है, लैटिन अमेरिका में काम हो रहा है। तो हम अपने जैसे जो मिड लेवल इकोनॉमीज हैं उनको देख के हम अपने लिए सॉल्यूशंस को ढूंढें, और वहाँ कनेक्शन सिंगापुर है, मलेशिया है, ठीक है, इस तरह के ममालिक में आप सॉल्यूशंस देखिए, आपको अपने लिए बहुत सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। Rightly said. Obviously, unifying under one goal will increase our chances of achieving our goal. So I think it's time that we sum up the discussion. And if someone has any question, please write down in the chat section. So we'll be taking our last few questions if anybody has any question right now. I think that's all for today. Thank you so much for joining us, and it was definitely great having you. And definitely everybody learned few things from you, and we will definitely try to gain more in-depth understanding of the problem, and we'll definitely come up with solutions when we are moving in towards the professional field and in our daily life as well. So thank you so much for joining us, and you are definitely an inspiration for so many. So thank you very much, and I mean, I'm really honored that you thought of me to come and talk to you. It's always a pleasure to talk to youngsters because I mean, हम लोगों ने हमारी जनरेशन में तो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी आप लोगों के लिए, और आपको खुद ही सोल्यूशन ढूंढने पड़ रहे हैं, बट वील बी देयर एज फार एज यू नीड द गाइडेंस, and we are here to take inspiration from you because all the the action has been coming from youth, and especially in climate change activism and all these solutions and all the
the drive and the energy is coming from the youngsters like you. So I think that is something really great. So thank you. Great talking to you. Allah Hafiz. Same here. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.